नमस्कार दोस्तों। तो क्वांटम फिजिक्स जो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक था चर्चा के लिए, वह हमारे अंदर के मिसकंसेप्ट्स के कारण गलत हो गया। चाहे फिर मिसकंसेप्ट्स अनसर्टेनिटी का हो, चाहे यह हो कि आइंस्टाइन क्वांटम वर्ल्ड और क्वांटम फिजिक्स के खिलाफ थे। लेकिन लेकिन इन सभी मिसकंसेप्ट्स को यदि हम हटा दें तो क्वांटम फिजिक्स एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। और यदि आपको क्वांटम फिजिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है तो डरिए मत, क्योंकि आज हम यह बात नहीं करने वाले कि क्वांटम फिजिक्स क्या है, बल्कि हम यह बात करने वाले हैं कि क्वांटम फिजिक्स क्या नहीं है। तो आपको यदि क्वांटम फिजिक्स नहीं भी आती तो भी आप वीडियो को आसानी से समझ सकते हैं। और इससे हम बिल्कुल दावा नहीं कर रहे कि आप इसे क्वांटम फिजिक्स को बहुत अच्छे समझ पाएंगे और इसे आप अच्छी तरह समझ लेंगे, बल्कि हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वांटम फिजिक्स में जो जो मिसकंसेप्ट हमारे अंदर है उनको हम किस तरह से सही कर सकते हैं। नंबर वन, क्वांटम फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी। जी हाँ, हमसे कहा जाता है कि क्वांटम फिजिक्स पूरी तरह से अनिश्चित है, यानी इसमें कब क्या होगा यह किसी को भी नहीं पता। लेकिन यह बिल्कुल गलत है। यदि हम देखें तो क्वांटम फिजिक्स शायद सबसे ज़्यादा साइंटिफिक डिसिप्लिन्ड साइंस है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज क्वांटिटी में किसी भी एक्सपेरिमेंट और किसी भी वैल्यू को मेजर कर सकती है। दोस्तों, ये जो मिथ है कि क्वांटम फिजिक्स इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, यह आई थी वर्नर हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। उन्होंने दिखाया था कि एक ही टाइम पर हम किसी भी पार्टिकल की स्पीड और उसकी पोजीशन को एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। लेकिन जब हम क्वांटम फिजिक्स की दूसरी क्वांटिटीज़, जैसे कि चाहे एनर्जी हो या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो एटम्स की, जब उनको मेजर करते हैं तो उसमें प्रिसिशन और एक्यूरेसी आउटस्टैंडिंग होता है। लेकिन केवल एक अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल के कारण हम क्वांटम फिजिक्स को पूरी तरह से अनसर्टेन मान लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि बाकी सब चीज़ों में जो भी क्वांटम फिजिक्स के और एस्पेक्ट है, उन सब चीज़ों में क्वांटम फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज्ड है। केवल हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल के कारण हम ये नहीं कह सकते कि क्वांटम फिजिक्स पूरी तरह से अनसर्टेन है, क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत होगा। नंबर टू, आइंस्टाइन वाज क्वांटम फिजिक्स वर्स्ट एनिमी। आइंस्टाइन क्वांटम फिजिक्स के सबसे बड़े दुश्मन थे। यह एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्ट है। दोस्तों, यदि हम आपसे पूछें कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ किस लिए मिला, तो शायद आप सोच रहे होंगे कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला होगा। लेकिन आइंस्टाइन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, बल्कि उन्हें क्वांटम फिजिक्स के कारण ही नोबेल प्राइज़ मिला। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, यह कहा जाता है कि आइंस्टाइन फिजिक्स के सबसे बड़े दुश्मन थे, क्योंकि उनका एक कोट बहुत ही ज़्यादा वायरल था कि भगवान यूनिवर्स के साथ डाइस नहीं खेलते। 1905 में आइंस्टीन ने एक फाउंडेशनल आर्टिकल लिखा था मैक्स प्लैंक के वर्क के ऊपर, जो बेस्ड था, और वह आर्टिकल था ऑन द ह्यूरिस्टिक व्यू पॉइंट कंसर्निंग द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन लाइट। दोस्तों, इस आर्टिकल में आइंस्टाइन ने बताया था कि लाइट बहुत ही छोटे छोटे इंडिविजुअल और क्वांटिफाइड बॉडीज से बनी होती है, जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं, और इसी के कारण उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कह सकते हैं, ना कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। दोस्तों, आइंस्टीन ने सबसे ज़्यादा रेपुटेशन नील बोर के साथ डिस्कशन पर कमाई थी, जो कि थी आइडिया ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटम रियलिटी के ऊपर उनकी बहस चली थी, जिसमें उन्होंने नॉन लोकेलिटी के कंसेप्ट को स्वीकार नहीं किया था। बाद में बेल थ्योरम के वायलेशन और इंटेंगलमेंट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें ये साबित हो गया कि वह गलत थे, और उन्होंने हिडन वेरिएबल्स जो थे उनकी एब्सेंस को दिखा दिया। तो आइंस्टीन ने क्वांटम फिजिक्स को पूरी तरह से अप्रिशिएट किया तब, लेकिन केवल वह कुछ ही प्रॉब्लम्स थी उन्हें क्वांटम फिजिक्स के साथ, जो कि थी, स्पेशली यदि हम देखें तो वह प्रॉब्लम लोकेलिटी के साथ थी। नंबर थ्री, इवन साइंटिस्ट्स डोंट रियली अंडरस्टैंड क्वांटम फिजिक्स। यह बात बहुत ही ज़्यादा कही जाती है कि खुद साइंटिस्ट भी क्वांटम फिजिक्स को नहीं समझ सकते, और इस फील्ड में जो बहुत आगे थे
रिचर्ड फिनमैन, उन्होंने कहा कि मैं कह सकता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं आराम से कह भी सकता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स को कोई भी नहीं समझ सकता। लेकिन उन्होंने फिर आगे कहा कि मैं कह रहा हूँ कि नेचर किस तरह से बिहेव करता है। और नील बोर, जो कि वो फाउंडिंग फादर थे क्वांटम फिजिक्स के, उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति क्वांटम फिजिक्स में आते वक्त ज़रा सा भी चौंके नहीं इसके कंसेप्ट्स को देखकर, वह क्वांटम फिजिक्स को नहीं समझा। तो दोस्तों, यह बात तो बिल्कुल गलत है कि साइंटिस्ट खुद भी क्वांटम फिजिक्स को नहीं समझ सकते। साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट जानते हैं कि वह किस तरह से क्वांटम फॉर्मलिज्म को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और ये कहना कि साइंटिस्ट खुद इस क्वांटम फिजिक्स को नहीं समझ सकते गलत है। उन्हें पता रहता है कि वे किस समय क्या कर रहे हैं। नंबर 4, क्वांटम फिजिक्स का रियल लाइफ में कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि आखिर हम क्वांटम फिजिक्स को क्यों समझना चाहते हैं और हमें क्यों पढ़ाते हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स एक बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न फिजिक्स के रूप में देखी जा सकती है। सबसे पहले फिजिसिस्ट ने जाना कि लाइट, एटम और इलेक्ट्रॉन किस तरह से काम करते हैं। फिर वह उनको मैनिपुलेट करने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने लेजर, हॉस्पिटल में एमआरआई, एलईडी, फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे ट्रांजिस्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब टेक्नोलॉजीज़ बनाई। और ये सारी चीज़ें आज हमारे पास क्वांटम फिजिक्स के कारण ही है। तो क्वांटम फिजिक्स को हम बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते कि यह हमारी रियल लाइफ में किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हम आज यूज करते हैं वे क्वांटम फिजिक्स के कारण ही, और क्वांटम फिजिक्स के कंसेप्ट को समझने के कारण ही हमारे पास आज है। मिसकंसेप्शन नंबर 5, ए फ्यू ब्रिलियंट थ्योरिस्ट केम अप विद एंटायर कंसेप्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। कुछ ब्रिलियंट थ्योरिस्ट ने इस क्वांटम फिजिक्स के पूरे कंसेप्ट को बनाया है और ये क्वांटम फिजिक्स उन्हीं की देन है। दोस्तों, ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्ट है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स कैसे शुरू हुई इसके बारे में कुछ अलग ही दिलचस्प जानकारी है। क्वांटम फिजिक्स शुरू कैसे हुई इसे जब हम जानते हैं तब हम इसके बारे में समझ पाते हैं। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स जब शुरू हुई तब आखिर हुआ ये था कि लैब में एक्सपेरिमेंट जो होते थे उनमें कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए। फिर चाहे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो, या एटम का लाइट एमिशन स्पेक्ट्रम, इसके बाद ही जो थ्योरिस्ट थे, चाहे फिर वो एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, मैक्स प्लैंक हो, नील बोर हो, ये सब आ गए और इन्होंने अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन दी कि किस तरह से यह जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है। इसके बाद भी बहुत सारे फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट्स होते रहे। फिर चाहे वो निकल पर इलेक्ट्रॉन की वियर्ड बाउंसिंग हो, या फिर सिल्वर एटम मैग्नेटिक फील्ड से डेविएशन हो, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। इसके बाद वापस बहुत सारे थ्योरिस्ट्स आए, उन्होंने अपने अपने कंसेप्ट दिए, फिर से कुछ अलग कंसेप्ट पैदा हुए। और ऐसा हमेशा होता रहता है कि जब किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट से कोई प्रॉब्लम में चेंज हो रहा हो, यानी पहले किसी साइंटिस्ट ने कोई कंसेप्ट दिया कि इस प्रॉब्लम के पीछे या इस घटना के पीछे ये रीजन है, लेकिन किसी और चीज़ में वह कंसेप्ट नेगलेक्ट हो रहा हो, तब कोई और कंसेप्ट उस चीज़ की या और उस इवेंट के लिए पब्लिश किया जाता है कि यह इसके लिए होगा। और ये फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में हमेशा होता रहता है। और इनमें सबसे पहले ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट ही आते हैं। यदि कुछ केसेस को छोड़ दें तो पहले एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यानी पहले एक्सपेरिमेंट आते हैं, बाद में थ्योरिस्ट। ये गलत है कि कुछ थ्योरिस्ट ने इस क्वांटम फिजिक्स के पूरे जाल को, पूरे कंसेप्ट को अपने मन से बनाया है। ये बात बिल्कुल गलत है। मिसकंसेप्शन नंबर 6, क्वांटम फिजिक्स माइट एक्सप्लेन सर्टेन अल्टरनेटिव थेरेपीज एंड अदर मिस्ट्रीज। दोस्तों, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हम क्वांटम फिजिक्स के कंसेप्ट से रियल लाइफ में कुछ एक्टिविटीज़ या कहीं तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, उनके फिनोमिना को समझ सकते हैं और उन चीज़ों को क्वांटम फिजिक्स के कंसेप्ट के द्वारा सुलझा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। और यदि हम इसमें देखें तो इंडियन अमेरिकन दीपक चोपड़ा भी इसमें बहुत फेमस नाम है जो ऐसा मानते हैं। और ऐसा मानने के पीछे कुछ रीज़न है, और वह एक रीज़न है क्वांटम फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट, जैसे कि सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट या क्वांटनाइजेशन।
लेकिन यह यदि हम देखें तो ये कंसेप्ट ह्यूमन स्केल पर अप्लाई नहीं होते। 2012 में नोबेल प्राइज विनर सर्ज हारोके ने ये प्रूव कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट के कि जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टाइम तक एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तब एक क्वांटम ऑब्जेक्ट नहीं रह जाता। यदि हम देखें तो क्वांटम ऑब्जेक्ट ही वह ऑब्जेक्ट होगा जो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो, और ह्यूमन के लिए एक क्वांटम ऑब्जेक्ट कहना पॉसिबल नहीं होगा। और ऐसे ही बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी क्या, यदि कोई भी क्वांटम कंसेप्ट है तो उसे हम क्वांटम ऑब्जेक्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, उसे हम ह्यूमन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में यदि हम एक साथ किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या पोजीशन को क्वांटम लेवल पर डिसाइड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम ह्यूमन लेवल पर भी उसे डिसाइड नहीं कर सकते। क्वांटम लेवल पर हम उसे वेव होने के कारण डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन ह्यूमन लेवल पर आप एक ही टाइम पर खुद की स्पीड और खुद की पोजीशन दोनों को एक साथ मेजर कर सकते हैं, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसीलिए कोई भी क्वांटम जो कंसेप्ट है वह ह्यूमन पर भी लागू होगा, ये कहना बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, यह थे कुछ मिसकंसेप्ट जिसके कारण हम क्वांटम फिजिक्स को बहुत ही ज़्यादा गलत समझते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।